मैं नीचे गिरा, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और मार दिया और मुझसे बॉडी पार्ट उड़ गया। मीडिया का पूरे ऑपरेशन को लाइव दिखाना क्या बहुत बड़ी गलती, कभी भी नहीं होना चाहिए। यू आर हेल्पिंग, whom you are helping? अच्छा बताइए आप किसको हेल्प कर रहे हो? तो सडनली मेरे को लगा कि मेरे लेफ्ट साइड में कुछ है, तो मैंने ऐसे देखा तो वो टेररिस्ट खिड़की के ठीक एक तरफ वो था, खिड़की के इस तरफ मैं था, बीच में हमारे ग्रिल थी और वो एम करा हुआ था। एनएसजी को जल्दी क्यों नहीं बुलाया, इतना लेट क्यों किया, इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, इस पर क्या उस टाइम क्योंकि आप थे इस ऑपरेशन का हिस्सा। डेथ तो सबको आती है रौनक, तुमको भी आएगी एक दिन, मुझको भी आएगी, जो सुन रहे हैं उनको भी आएगी, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी आएगी, तो एवरीबडी विल डाई। हाउ यू लिव योर लाइफ एंड फॉर व्हाट यू डाई, दैट मैटर्स। गाली सिचुएशन के ऊपर निकली या उस वो गाली अपने ऊपर निकली कि मतलब हाउ कुड यू बी सो ब्लडी यूजलेस पर्सन दैट यू डोंट रियलाइज यू हैव कम इन फ्रंट ऑफ हिम। तो क्या एक सोल्जर भी किस्मत में मानता है? तो सर अगर कोई सोल्जर ऐसे घिर गया है और उसको लग रहा है कि अब वो शहीद हो जाएगा या चला जाएगा दुनिया से, तो फोटो निकाल के देखता है, ये सारी चीजें कितनी रियल होती हैं सर? सब फेक होती है। वो फोटो निकाल के नहीं देखेगा, वो सोचेगा मरने से पहले दो को तो मार के जाऊं, टिल द टाइम दे गेट मी आई विल किल बड़ी मैक्सिमम ऑफ देम। वेलकम, द रौनक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। टीआरपी में आप सबका स्वागत है। 26 नवंबर 2008 मुंबई में जो अटैक हुआ था, 16 साल इस बात को बीत चुके हैं। उस हमले में तकरीबन 250 लोग मारे गए थे। न जाने कितने और 100 लोग मारे जा सकते थे अगर हमारे एनएसजी कमांडोज ने ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन न चलाया होता तो। उस वक्त ताज और ओबरॉय में टेररिस्ट ने सैकड़ों लोगों को हॉस्टेज बना रखा था। वो एक एक कमरे में ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मार रहे थे। हमारे कमांडोज को इन आतंकियों को, इन टेररिस्ट को मारना भी था और उन हॉस्टेजेस को उन टेररिस्ट के कब्जे से छुड़ाना भी था। ताज होटल में घुसकर उन्हें 600 कमरों की तलाशी भी लेनी थी और सबसे बड़ी बात कि उनके पास उस वक्त होटल का नक्शा भी नहीं था। फिर भी इन लोगों ने अगले 2 दिनों में सारे टेररिस्ट को मार दिया और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था एनएसजी के उस ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन की वजह से। आज हमारे साथ टीआरपी में जो स्पेशल गेस्ट हैं, उस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो खुद उस वक्त एक टेररिस्ट की गोली से बाल बाल बचे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन की। सो वेलकम टीआरपी में, द रौनक पॉडकास्ट में। थैंक यू आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सर? आई एम गुड एंड ग्रेट टू बी विथ यू। रियली एन ऑनर टू होस्ट यू सर। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत मैं उसी इंसिडेंट से करना चाहूँगा जब आप के सामने एक टेररिस्ट आ गया था, उसने गन आपकी तरफ पॉइंट किया, उसने गोली भी चला दी, आप बाल बाल बचे, फिर आपने पलटकर उस पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका। और क्या था सर वो सिचुएशन, क्या थी वो इंसिडेंट, क्या था? ये इंसिडेंट बड़ा फनी है एक्चुअली। इट इज़ अ फनी इंसिडेंट इन अ टेंस सिचुएशन यू कैन से। सो व्हाट हैपन्स इज, हम लोग जब अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, हम सब, वो चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कभी कभी आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हाईवे पे आप सडनली आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, आप एक डेंजर के नज़दीक पहुँच जाते हैं, देन सडनली यू रियलाइज अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सो आई वॉज टोटली इनग्रॉस्ड इन द ऑपरेशन एंड आप जब एक ऑपरेशन को कर रहे होते तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में, एंड व्हेन यू आर लीडिंग दैट ऑपरेशन, तो उस समय आपको हर आदमी का आपके दिमाग में एक मैप होता है कि भाई यहाँ पे मेरा स्नाइपर है, यहाँ पे मेरा ग्रेनेड लॉन्चर वाला है, यहाँ पे मेरा दूसरी साइड मेरी टीम है जो यहाँ से शायद अब इंटर करने वाली है। तो ये सारा हर आदमी जो होता है वो आपके दिमाग में एक मैप की तरह हर जगह पिन पॉइंट होता है। तभी आप लीड कर रहे होते हैं क्लोज ऑपरेशन को, जी, एनएसजी टाइप ऑपरेशन जो बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं और अर्बन इन्वायरमेंट में होते हैं। तो उस चीज़ में मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था कि मैं वॉक करते करते उसी खिड़की के आगे खड़ा हो गया जिसके पीछे टेररिस्ट था, विदाउट रियलाइजिंग कि आई हैव वॉकड इनटू हिज आर्क ऑफ फायर। ओके। सो एंड वो आपको एक सिक्स सेंस होता है कि कुछ गड़बड़ हुआ, तो वो सिक्स सेंस एक सेकंड के लिए मेरे को हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं ऐसे खड़ा था, मेरा फेस दूसरी तरफ था, मैं अपने एक स्नाइपर को देख रहा था या उसको सोच रहा था कि उसको साइड वहाँ से चेंज करूँगा। तो सडनली मेरे को लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ है, तो मैंने ऐसे देखा तो वो टेररिस्ट खिड़की के ठीक एक तरफ वो था और खिड़की के इस तरफ मैं था और बीच में हमारे ग्रिल थी और वो एम करा हुआ था मेरे को। मैं उतनी ही दूर था जितने शायद आप बैठे हो गए या आप थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक है, एक वो यू कैन से 5 मीटर।
क्योंकि बॉम्बे में आपने वो 2 बिल्डिंग के बीच में बड़ी कम डिस्टेंस होती है। हाँ हाँ। तो वो नरीमन हाउस के अंदर वो था और मर्चेंट हाउस की छत में मैं था, और मैंने उसको देखा और उसने मेरे को देखा। वो तो पहले से देख रहा था, तो आई कुड सी कि मैं उसकी ना आंखें देख सकता था, इतना नज़दीक था वो। और उसने फायर कर दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, तो फायर करा। और मेरी किस्मत अच्छी थी, ये नहीं थी कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी बट सम टाइम ऊपर वाला आपको सेव करता है। तो गोली जो है ग्रिल पे लगी, ओके। उसके मेरे बीच में जो ग्रिल थी, और वो रिकोशे हो गई। उफ। तो एक आप मेरे को अभी भी याद है उसका फायर करना, वो एक ब्लू स्पार्क सा ग्रिल से निकलना, और मेरा नीचे डाइव मारना। क्या कहते हुए डाइव मारना वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। सर बोलिए ना, मैं बीप मैं वो बीप हो जाएगा सर मैं कर दूंगा, मैं तो सुनना चाहता हूँ। बस ठीक है, वही आपके मुंह से निकल पड़ती है कभी कभी गालियाँ। तो आई वॉज एक्चुअली मोर ऑफ अ थिंकिंग कि क्या तो वो गाली सिचुएशन के ऊपर निकली या उस वो टेरेस गाली अपने ऊपर निकली कि मतलब हाउ कुड यू बी सो ब्लडी यूजलेस person that you don't realize you have come in front of him. Oof. So that was the only relaxed moment I had. Not after that, but उस पर रिएक्शन क्या था उसका? क्या आपने फिर ग्रेनेड? उसने फायर करा, मैं नीचे गिरा, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और मार दिया, और मोस्ट प्रोबली उसी ग्रेनेड से वो मर गया। तो बाद में जब हमने उसकी बॉडी देखी तो उसका लेफ्ट साइड से, सॉरी ये शोल्डर से यहाँ पे अगर वो लेटा होगा वो भी गिरा, वो भी झुका, मैं भी झुका, ग्रेनेड फटा तो उसका साइड से बॉडी पार्ट उड़ गया। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट किल आल्सो ऑन दैट ऑपरेशन, एंड यू कैन से आई सर्वाइव द फर्स्ट किल एंड हैड द सेकंड किल। सर आप इतने आराम से बता रहे हो। ना आराम से तो इसलिए बता दे, वो सिचुएशन तो अभी यू आर इन दैट प्रोफेशन, तो लाइफ एंड डेथ तो इट्स तो क्या एक सोल्जर भी किस्मत में मानता है? हाँ, मैं 50% डेस्टिनी को मानता हूँ, मानता ही हूँ, कहीं ना कहीं तो है किस्मत। इसको किस्मत ही बोलेंगे, और क्या बोलोगे बताइए। वो एक आदमी पाकिस्तान से बेचारा इतनी मुश्किल से आया हुआ है कहाँ कहाँ से, समुद्र से, और ऑल द वे ही हैज़ रीच्ड, एंड व्हेन ही इज़ अबाउट टू फायर ऑन मी द बुलेट हिट्स द ग्रिल, एंड इट्स ओनली ही एंड मी देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग एम ऑल्सो, बिकॉज if he fired, bullet would have hit me anywhere. फिर उसने गाली भी खाई और ग्रेनेड भी खाया। हाँ, ये दोनों चीज़ खाई उसने अब उसको ये नहीं पता गाली मैं अपने को दे रहा था फिर से उस घटना पर आते हैं। 26/11 को जब हमला हुआ तो उस वक्त आप कहाँ पर थे और आप तक कब ये खबर पहुंची और क्या रिएक्शन था आप लोगों का तब? हमारा तो क्या है कि हम लोग तो मैं तो अपने घर में था, हमारे शहर में। तो मैंने अपना टीवी सेट, उन दिनों डिश टीवी होता था बेसिकली, तो उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, और वो कमांडो का बेटा है तो वो मुझसे भी तेज़ था। तो मैंने छत से डिश से ही तार उतार रखा था अच्छा। बाकी तो सब जोड़ लेता था। तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड 9 बजे का टाइम था, करीब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, एंड मैं दूसरे दिन मेरे बेटे का बर्थडे था 27 को, और मेरी वाइफ में कुछ तैयारी तो ये करके वो थक के लेटी हुई थी, और मैं अपना एक ड्रिंक पी रहा था ना शाम को। तो सडनली CO कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील शरोन, नाउ ही इज़ जनरल, तो ही गेव मी अ कॉल। तो वी आर एक्चुअली मोर ऑफ अ फ्रेंड्स एंड पैरेलल कोर्स के ऑलमोस्ट थे। तो ही सेड, सर देख रहे हो? मैंने कहा क्या देख रहे हो? ही सेड कि वो टीवी देख रहे हो? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, टीवी नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया? तो ही सेड कि ये कुछ गैंग वॉर टाइप चल रही है। ओके। सी होल कंट्री वट वॉज वॉचिंग, वी आर ऑल्सो वॉचिंग, मतलब इन द सेंस माई कुलीग्स आर वॉचिंग। तो ये सेड कि ये कुछ गैंग वॉर सी चल रही है। तो मैंने गैंग वॉर, अच्छा कहाँ, बॉम्बे में? मैंने कहा फिर से शुरू हो गई यार, ये तो ख़त्म हो गई थी। तो यही साइड को रुको 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 सर, ये वो मीडिया ने फोकस करा होगा कैमरे ने, तो AK-47 का कार्ट्रिज था। तो ये सेट ये AK-47 यूज़ हो रही है, उसका कार्ट्रिज है।
मैंने कहा ये गैंग वॉर है ही नहीं भैया, ये तो टेररिस्ट अटैक है। तो ये सेड नहीं, मैंने ऊपर हेडक्वार्टर में फ़ोन करा है, वो तो किसी को कुछ अभी वो नहीं है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैंने कहा टेररिस्ट अटैक है, लेट्स स्टार्ट द ड्रिल। तो होता क्या है कि एनएसजी में हम तो हमेशा ड्रिल पे चलते हैं। 24/7 यू हैव टू गेट रेडी ना, यू आर नॉट वेटिंग कि समबडी विल कॉल यू एंड देन यू विल गो। राइट। सो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, रात के 2 बजे भी करते हैं, 3 बजे भी करते हैं, कभी एक दिन में 2-2 बार करते हैं, 5 बजे करते हैं। तो हमने कहा चलो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स एक्चुअल रियल में होता है, सब एम्यूनेशन, आर्म्स, एवरीथिंग इज़ रेडी एंड वी चेक इट एवरी टाइम। तो हमने वो सायरन साउंड कर दिया, मैंने बोला और मैंने वो साउंड और मैं उसके बाद अपना गाड़ी निकाली और वाइफ को बोला, मैंने कहा मैं ज़रा जा रहा हूँ। तो वो तब तक शी हैज़ हाफ स्लीप और मैं चला गया। एंड फिर हमने टीवी लगा दिया वहाँ पे, यूनिट पूरी इकट्ठा हो गई, अलर्ट मोड में आ गई, सब जाने के लिए तैयार हो गए। इतनी देर में वो ट्रिकल होती रही इन्फॉर्मेशन। तो फाइनली इट वाज गॉट क्लियर कि ओके यहाँ ब्लास्ट हुआ, यहाँ ब्लास्ट हुआ। तो नाउ वी वर रेडी एट 9:30, होल यूनिट, द काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स 1 and CO also came and we were ready to go. So we were waiting after that for a go from the headquarter. ओके। So ये रहा, फिर हम देखते रहे। सो वो उसके ऊपर बड़ी चर्चा होती है कि एनएसजी को जल्दी क्यों नहीं बुलाया, इतना लेट क्यों किया। इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, इस पर क्या उस टाइम क्योंकि आप थे इस ऑपरेशन का हिस्सा, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? क्या होता है कि एक इंसिडेंट होता है, आप बॉम्बे को भूल जाओ, एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद एक फोर्स क्रिएट होती है उसके लिए, कोई भी स्पेशल फोर्स, वो रात दिन प्रैक्टिस कर रही है, उनका तो ब्रेड एंड बटर है, हम तो तैयार हैं रेडी जी। बाकी कंट्री तैयार नहीं होती, सब भूल जाते हैं। वो कहते हैं यार एनएसजी लास्ट कब ऑपरेशन करा था एनएसजी ने? अच्छा, अरे एक पठानकोट गए थे। अच्छा, उसके बाद कितने साल हो गए? इतने साल हो, अगले 10 साल तक अटैक नहीं होगा। तो नो बडी, मतलब लोग जो हायरार्की है ऊपर, उनके दिमाग से बात हट जाती है कि वी हैव अ फोर्स विच इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। करेक्ट। सो मुंबई पुलिस जो पहली फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे उसकी हायरार्की में उस समय उसको टैकल करने में ज़्यादा उलझ गई, और बॉम्बे में जो कमोशन हो गया उसमें ज़्यादा उलझ गई, और उनके ऊपर जो बैठे थे सेक्रेटरीज, उनकी गलतियाँ, या उनकी गलती भी मत बोलो किसी की, बट ये कहो कि उनको शायद डिसीजन लेने में टाइम लग गया कि उन्होंने सोचा शायद पुलिस देख लेगी, अच्छा मार्कोस को बुला लो, अच्छा वो देख लेंगे, क्या हमारे पास कहीं आर्मी की यूनिट है उसको बुला लेते हैं जी। यू हैव अ स्पेशलिस्ट वेटिंग विद देयर बैकपैक ऑन, रेयरिंग टू गो आफ्टर सीइंग द न्यूज़, दे आर सो प्रोएक्टिव, बट कोई उस टीम को नहीं बोल रहा कि भाई आप चलो, और हम यहाँ से पूछ रहे जाना है हमको तो ये पूछते हैं आप लोग हाँ ऑब्वियसली इट इज़ तो वेरी, यही हेडक्वार्टर को पूछते हैं क्या? हाँ अपने हेड, देखो मेरा सीनियर उसके सीनियर को पूछेगा, वो कमांडर को पूछेगा, कमांडर ऊपर से पूछेगा, मैंने जी मैं अपने जो जी ब्रांच बोलती है, ऑपरेशन ब्रांच होती है, उसमें बोलेंगे जो ऑफिसर्स बैठे होंगे कि सर बताओ ये बॉम्बे जाना है, तो ऑपरेशन अटैक हो गया। वो कहता है यार अभी कुछ आया नहीं है, ही इज़ ऑल्सो वेटिंग, क्योंकि उसको बोलेगा तो हम भेजेंगे ना। वी आर वांट टू गो, दे नीचे नीडी है वो बेचारा, दे आर पीपल आर गेटिंग किल्ड, अर्ली वी रीच वी सेव मोर लाइव्स, राइट, है ना। अब जितना लेट पहुंचेंगे दैट मैनी कैजुअलिटीज विल इंक्रीज। सो ये बीच का जो डिसीजन मेकिंग थी स्टेट एंड सेंटर के बीच में, इट शुड गेट फाइन ट्यून। आई होप आज की वो फाइन ट्यून है, अब आज फिर रिलैक्स ना हो गए हों लोग कि यार लास्ट ऑपरेशन कब हुआ था। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे मेरे को ग्लिच लगता है राइट, कि हमको कहने में, नहीं तो दे शुड हैव, हम तो 9:30 बजे तैयार थे जाने के लिए, हम तो चाहते थे कि हम अब जाएं, इसी के लिए हम एनएसजी में आए थे। ये हमारा सपना था कि किसी दिन हम टेररिस्ट अटैक होगा तो उस दिन मैं तो कमाल कर दूंगा, ये बचपन से सपना था, हर उस बच्चे का सपना है हिंदुस्तान के जो सोल्जरिंग में बिलीव करता है, ही वांट्स टू बिकम अ पैरा एसएफ और एनएसजी सोल्जर और मार्कोस और गरुड़ा।
राइट। तो उसका सपना है, वो सपना आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे को जाना है और उसको कोई जाने नहीं दे रहा। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि कमी थी, डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल। पर सर अगर डिसीजन मेकिंग हो जाती है तब तक आप लोगों की जो तैयारी होती है उसमें कौन जाएगा ऑपरेशन के लिए, ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है? ये इसका क्या प्रोसेस होता है तो कि इसका आप जाएंगे ही जाएंगे, ये हुआ, आप अपनी टीम बनाते हैं क्या, उसकी छूट ना आपको ना होती ना है? ना ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि सी एक आदमी की लिमिटेशन है। कमांडो भी आदमी है, उसकी भी बॉडी है। हम्म, हमारे को क्या करना होता है, और उसकी भी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसने भी मार्केट में जाना है, उसने भी मॉल में जाना है। हम्म, तो हमारे वहाँ सिस्टम ये होता है कि एक टीम जो अलर्ट पे रहती है, इट स्लीप्स विद द वेपन, हम्म, इट इज़ ऑन हिज पीक ऑफ फिजिकल हेल्थ। उसको आप बिल्कुल उसके पीक पे रखते हो, और वो उसका जैसे पीरियड है 3 महीने का, जो भी ड्यूरेशन है, हम्म, 3 महीने का अलर्ट। तो 3 महीने में नो छुट्टी, नथिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग ही इज जस्ट फिजिकली कीपिंग हिमसेल्फ फिट, कीपिंग हिमसेल्फ इन पीक ऑफ हिज फिजिकल फिटनेस एंड He sleeps with a sharpness. gun. He sleeps with the gun, stays with the, eats with the gun, and he fired thousands and thousands and thousands every day. Firing is like, writing the way you write. Okay. So reflexes, different kind of scenario, night training, day training, he is practicing that. Mhm. And moment alarm is sound, 30 minutes, we used to take, I think, 25 minutes, and we used to go out from the gate. And everything is already fixed: load, ammunition, batteries, every night vision device has to be recharged. So it should not be रात को साहब मैं चार्ज लगाना भूल गया. So the cells and everything, so small things. Correct. Rope, knives, everything has to be kept in a good shape, and weapon also be zeroed. Zeroed in the sense their aiming has to be corrected, and everything is fixed. My buddy is fixed, who's with me, my next, who will be ahead of me, who will be behind me. So that coordination is required in house intervention. When you go inside a house in a dark situation, so your body should be, right, left hand. Right. It should be a complete body of troops should be like a one body. Correct. सो वो प्रैक्टिस हम करते हैं, जितनी हम करेंगे उतना अच्छा हमारा काम रहेगा। तो हम लोगों के लिए सब फिक्स रहता है। 3 महीने के बाद ही इज़ इन अ रिलैक्स मोड, नहीं, नोबडी आस्किंग वेयर ही गोज ऑन हॉलीडे, छुट्टी, ये वो। एंड द थर्ड पार्टी इज नाउ getting ready to take over the first party. Okay. When the first party is on alert, the second team is getting trained. तो उसका छुट्टी उट्टी कंप्लीट होकर सब आ रहा है, फिजिकल फिटनेस ठीक हो रही है, जो जिसमें वीक है उसको ठीक किया जा रहा है, उसके चेक्स चल रहे हैं, देन ही विल बी परफेक्टली फिट टू टेक ओवर मूवमेंट दिस पार्टी गोस। तो हैंडिंग टेक ओवर होता है, एंड द अलर्ट मोड में द सेकंड टीम कम्स। सो नाउ द थर्ड पार्टी जो पहले वाला छुट्टी में था वो अब आके ट्रेनिंग में आ गया फिर से। तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अ परफेक्ट पीपल रेडी फॉर एनी ऑपरेशन। तो सर सीक्वेंस क्या था कि जब आपको पता चला तो आप लोग कैसे, मानेसर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, व्हाट वाज द सीक्वेंस, कैसे हुआ ये? सी हमारे पास तो हमेशा एयरक्राफ्ट तैयार रहता है NSG के लिए एंड एयरपोर्ट में। तो उस समय उस ऑपरेशन के बाद थोड़े चेंजेस हुए हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो उस समय तक ये था कि हम मानेसर में लोकेटेड थे, जो अलर्ट CTTF-1 काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स 1 बोलते हैं उसको जी। इट इज़ लेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। तो कर्नल सुनील शेरॉन के अंडर में थी वो उस समय। ठीक है। वो उसको लेके जब हमको ऑर्डर आया तो चल दिए। जब वो जा रहे थे तो थोड़ा आगे जाने पर शायद उनको और इंस्ट्रक्शन आए होंगे, तब तक और क्लियर होता जा रहा था ना जी। अब इन्फॉर्मेशन ट्रिकल इन हो गई। करेक्ट। तो फिर उन्होंने बोला कि CTTF-2 जो मेरे अंडर में थी उसमें से भी आप जो है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा वो आप उनको भेज दो करके। तो वो एक CTTF-1 थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि तब तक ओबराय भी अटैक में आ गया था। राइट। तो CST में भी फायर होने लगा था, ये था वो था। तो ये दोनों को लेके चले गए, मतलब हाफ ऑफ माई टीम इज गॉन विथ हिम एंड ही विथ अलॉन्ग विथ हिज टीम। तो इनिशियल पार्ट में फर्स्ट IL में दीज पीपल
they started at around 1 o'clock from. At around 1 o'clock we got information कि आप गो है. तो यहाँ से मानेसर से गाड़ियों में 1 o'clock 27th को 26 की नाइट को 27 नाइट okay at 27 1 o'clock in the night morning you can 1 a.m. right. तो उस समय ये लोग निकल गए और आई थिंक 3:30 पे ही पहुंच गए थे वहाँ. ठीक है. मुंबई पे पहुंचे होंगे, फिर वो टारगेट पे पहुंचे होंगे, तब तक मार्कोस इंगेज कर रहे थे. फिर उनसे उन्होंने टेक ओवर किया. सर नरीमन हाउस के ऑपरेशन को लेकर के एक बात ये भी कही जाती है, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि वहाँ के अगल बगल की बिल्डिंग्स पे सिविलियंस शायद आ गए थे और वो लोग शायद टारगेट एरियाज में भी आ सकते थे. तो सिविलियंस को भी बचाना है, जो बंधक हैं उनको भी बचाना है, टेररिस्ट को भी मारना है. ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी उस टाइम पे? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप अगर शेयर करना चाहें तो. सी वो तो आप क्या होता है कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. ओके. जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो ये थी. लेआउट ना होना बिल्डिंग का इज़ एक्सपेक्टेड. ओके. अब यहाँ पे अभी टेररिस्ट आ जाएंगे, एनएसजी को बुलाएंगे, उनको क्या पता दरवाज़ा कहाँ है, गेट कहाँ है. सही बात है. वो थोड़ी बोलेंगे अभी भाई रौनक हमको लेआउट लेके आओ पहले. सो ये कहना कि किसी के पास लेआउट नहीं था, नहीं था. था भी तो उनके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग होंगी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग होंगी, थोड़ा बहुत वो लेके भी आए थे ताज में बाद में. बट नरीमन हाउस में हु विल गिव मी ड्राइंग्स? नोबडी. तो हमारी तो टास्क ऐसा है कि जहाँ आप जाएंगे वो अननोन स्पेसेस होगी जी. आपने ट्रेन ही अपने को ऐसा करना है कि आप अननोन स्पेसेस में कैसे एक्ट करें. प्रॉब्लम ये थी जो अनएक्सपेक्टेड था, वो ये था कि पब्लिक मीडिया, दैट वाज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. सो इनिशियली आप जब वहाँ पहुँचे हो टारगेट एरिया में जहाँ पे नरीमन हाउस है, तो अंदर घुसने में आपको प्रॉब्लम है. सबसे पहले तो माइक आपके मुंह में आ रहा है कि सर 1 सेकंड. अरे सर 1 सेकंड बाद में, पहले सर को तो पूछने दो कि अंदर हो क्या रहा है. दे वांटेड कि एनएसजी हमको जल्दी से बता दे कि क्या हो रहा है. अरे एनएसजी खुद ढूंढ रही है अभी कि क्या होना है. उसको ढूंढने दो, जब एक्ट कर लेगी, क्लियर कर लेगी, आपको बता देंगे बाद में. बट वो भीड़ आपको घेरना और लोगों का नज़दीक आना, फिर लोगों को पता नहीं होता है, अगल बगल जो रहते हैं वो सोचते हैं एनएसजी आ गई, फोर्सेज आ गई, अब तो हम आगे जा सकते हैं. ये हो जाता ना, ठीक है अभी आ गए अपना, तुम कैसे मारोगे अब हमको. बट बुलेट तो डजंट सी ना, इट गोज इन अ डायरेक्शन. और एक AK-47 की रेंज इज़ अप टू 300, 400, 500 मीटर. 500 मीटर पे भी आपको अगर गोली लगेगी तो आप मर जाएंगे. और यहाँ पे तो आपको 200 मीटर पे लेडीज़ आर स्टैंडिंग ऑन द बालकनी आर वॉचिंग यू. सो यू, अब हाउ विल यू टेल देम कि यू हैव नो टाइम. आप अपना ऑपरेशन देखोगे कि पब्लिक को ये बताओगे कि प्लीज़ हट जाओ. सो यू हैव टू बी केयरफुल वेयर वी आर फायरिंग, हाउ वी आर फायरिंग. And in operations so many things go wrong, so many mistakes are generally made and something wrong happens. But here there was no chance because I don't know how many cameras were all around us. Right. So everybody is watching each and every action of yours. So that was also very difficult. I didn't know it is going live. Right. Was that a mistake? Yeah, it was a mistake. See, मीडिया का पूरे ऑपरेशन को लाइव दिखाना क्या बहुत बड़ी गलती थी? बहुत बड़ी गलती, कभी भी नहीं होना चाहिए. यू आर हेल्पिंग whom you are helping. अच्छा बताइए आप किसको हेल्प कर रहे हो? आप एक मीडिया एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को लाइव दिखा रही है, वो किसको हेल्प कर रही है? ऑब्वियसली टेररिस्ट को, क्योंकि टेररिस्ट लाइव देख रहा है ना, जो उसका हैंडलर है वो लाइव देख रहा है ना, इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है. जो बेचारा ऑपरेटिव है वो थोड़ी लाइव देख रहा है उसको, वो तो सीढ़ियों में चढ़ रहा है, दीवार से कूद रहा है और वो बता रहा है दीवार से दो कमांडो उधर उतर रहे. तो वो बेचारे कमांडो को थोड़ी पता है उसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है. सर एनएसजी को ऐसा या कमांडोज को ऐसे फील नहीं होती एक ग्रेनेड इस तरफ भी फेंक देते? उनके लिए तो हम लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए तो हम जान दे रहे हैं, उनकी तरफ कैसे? आई मीन ऑब्वियसली मैं मजाक में कह रहा हूँ, बट बाद में जब ये सब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो क्या मीडिया के बड़े लोगों को बुला के ये समझाया जाता है कि भैया क्या इतनी भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी? पेट्रोलियम, देशभक्ति सिखाने की चीज़ नहीं होती. ये तो लॉजिक था, कॉमन सेंस था सर. इसमें देशभक्ति से ज़्यादा तो कॉमन सेंस था कि और मीडिया के लोग, आप लोग जो बैठे हो और जो
न्यूज़ आजकल चला रहे हैं देश में, वो तो बड़ी बड़ी पॉलिसी डिस्कस करते हैं, देश का भविष्य डिस्कस करते हैं। उनको ये छोटे छोटे ऑपरेशन भी कभी कभी ध्यान दे देना चाहिए कि इसमें हमारे अपने देशवासियों की जान जा सकती है। तो ये था, तो आज हम जोक मार सकते हैं इसके ऊपर, बट इट वॉज अ ग्रेव मिस्टेक, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। एक तो होता है नॉट, इट शुड नॉट बी अलाउड, करेक्ट। बट एक हमको देश के अंदर ये चेतना जागृत होनी चाहिए कि यार ये हम अपनी बेवकूफ़ी में क्यों करें। जी। आप रोड में एक एक्सीडेंट हो रहा होता है, 10 आदमी इसको देख रहे होते हैं, क्यों देख रहे हो? आप एक एक्सीडेंट को और दावत दे रहे हो। सही बात। तो ये सेंस हमको एज ए कंट्री आना चाहिए धीरे धीरे, तो मीडिया को भी उस समय आना चाहिए था। सर, ये पूरा ऑपरेशन लगभग 60 घंटे तक चला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जाहिर है कि आतंकी जो टेररिस्ट हैं इतने टाइम तक एंगेज करके रखें तो ये फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। उनकी लोकेशन पता लगाना, उनके वो कितने हैं ये पता लगाना, क्या सिचुएशन थी, क्या परेशानी आई, कैसे आप लोगों ने इसका सामना किया? सी रौनक, क्या होता कि आपने जब शुरू में मेरे से बोला ना कि आप उसमें आप ऑफिस में थे और आप लोग डर गए थे और बीच में आ गए थे सारे ऑफिस वाले और ये बोला था कि शायद जी। जबकि वो केवल 10 टेररिस्ट आए थे और बॉम्बे में हर आदमी ये सोच रहा था कि वो मेरे वहाँ आने वाले हैं। तो उनका एम अचीव हो गया, वो टेरराइज करने आए थे, दैट्स वाई दे आर टेररिस्ट। और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को और लंबा खींचना चाहते थे। उनको पता था हम उनको मार देंगे, हमको पता था हम उनको मार देंगे, लेकिन वो इसको और थोड़ा सा ग्लोरीफाई करना चाहते थे और डिस्ट्रक्शन करना चाहते थे और लोगों को मारना चाहते थे। हमारा एम ये था कि हम इसको जल्दी से फिनिश करें, लेकिन हमारा एम जो एनएसजी का मेन होता है वो टेररिस्ट को मारना सेकेंडरी होता है, फर्स्ट लोगों को बचाना होता है। तो हमारा एम ये था कि पहले भाई कोई और एक भी लाइफ अगर अंदर फंसी पड़ी है, किसी दरवाजे में छिपी है, किसी ने अलमीरा में अपने को बंद कर लिया है, किसी ने अपने को बॉक्स में डाल दिया है, कोई छोटी सी स्पेस में घुस गया है, तो पहले हम उसको निकालें। ठीक है। और उसको निकाल, क्योंकि हमको पता है इस टेररिस्ट को तो मार ही देंगे, उसको मारना कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए तो हम आई हैं रात दिन, इसीलिए तो प्रे कर रहे थे किस दिन मौका मिलेगा इसको मारने का। तो वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है कि हम एरिया पहले क्लियर करें, किसी गोली से किसी को और जान न जाए, हमारे फायर से कहीं रिकोशे से किसी को न लग जाए, अंदर कोई और बचा ना हो। तो सेम वे ताज में भी यही चल रहा था, ओबराय में भी यही चल रहा था और नरीमन हाउस में भी यही चल रहा था। तो हम लोगों को टाइम इसलिए लगता है, इसलिए नहीं कि आप कश्मीर है, एक टेररिस्ट एक घर के अंदर है, कोई है नहीं, तुम आरएल मारो और ठका ठक, आप देखते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा देते हैं। राइट। को हमने नरीमन हाउस गिराया क्या? वो हम भी तो कर सकते थे, मार देते उसमें। तो आर concept of fighting is totally different. It is a different operation when it is in border, when it is in war, when it is in special forces operation. तो ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, अलग सी होती हैं। जी सर, उस पे मैं ज़रूर आऊँगा कि इसमें इन सब में, इन ऑपरेशंस में या इन फोर्सेस के इन लोगों में फ़र्क क्या होता है। लेकिन उससे पहले सर, ये क्या इस पूरे ऑपरेशन में कोई ऐसा पॉइंट आया था जब आप लोगों को ये लगा कि हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए टेररिस्ट से नेगोशिएशंस भी करनी पड़ सकती है, या कभी ऐसा लगा था आप लोगों को? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इसको। नेगोशिएशन ऑफ टेररिस्ट इज़ नॉट आवर जॉब, उसके लिए प्रोफेशनल होता है। हम लोगों का काम क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बस सेफ होस्टेज रेस्क्यू एंड डिस्ट्रक्शन। हमारे को हेल्प होती है नेगोशिएशन में, ओके। कि इन द मीन टाइम व्हेन द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन वी हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर, बिकॉज नेगोशिएशन के टाइम में एक चीज़ तो पक्का है कि टेररिस्ट मारेगा नहीं टिल द टाइम नेगोशिएशन चल रहा है। तब तक आप तैयारी कर लेंगे। तो तब तक हम रहे कि हमको उतना और टाइम मिल रहा है कि टेररिस्ट कहाँ है, उसका मेंटल फ्रेम क्या है, कितने लोग हैं, कितना वेपन है उसके पास, कहाँ पे किस जगह से एंट्री कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं, हॉस्टेज की लोकेशन कहाँ है। तो दीज आर द वेरी वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर अस। तो हमको ये फ़ायदा हो जाता है। बाकी नेगोशिएटर कम्स एंड ही शुड नेगोशिएट, हु इज ट्रेन्ड फॉर दैट। सर, बाद में पता चला कि जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात कर रहे थे। ये बात अगर कमांडोज को उसी टाइम पता चल जाती, जो कि बाद में पता चली, तो क्या जल्दी ऑपरेशन ख़त्म होता और भी लोगों की जान बचाई जा सकती थी? वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक उस समय नहीं पहुंची, क्या सिचुएशन थी सर? सी मेरे पास एज एन देखा, उसमें 2-3 पार्ट हैं ऑपरेशंस के ना।
एक पार्ट होता है कि आप इस्टेब्लिश करते हो जहाँ पे आपका ऑप्स रूम होता है, राइट। ऑपरेशन रूम। आप कहीं भी जाओगे आप एक इस्टेब्लिश करोगे। एंड एजेंसीज ऑल ओवर इंडिया की कंसंट्रेट होती हैं उस समय, दे स्टार्टेड फीडिंग टू दैट ऑपरेशन रूम। The officers who are in that operation room are basically headquarter element, जो headquarters में होते हैं। They should gather that information and मेरे लिए जो critical information है immediately should come to me। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, बिकॉज कहीं पे उनको वो कन्वर्सेशन तो मिल रहा था, वो कन्वर्सेशन का कितना पार्ट जो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था वो कितना कैपेबल था उसको हैंडल देने के लिए, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता। जैसे मेरे को ये नहीं पता कि मैं लाइव कैमरे पे हूँ ऑपरेशन के टाइम में, मेरे को ये भी नहीं पता कि उनका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। आई एम ओनली गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई हेडक्वार्टर कि अभी भाई सेन ये हो गया, अभी सुनो ये हो गया। तो आई वॉज गेटिंग लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, नॉट अ कंप्लीट कन्वर्सेशन विच जो मैंने बाद में सुना। ओके। बाद में हम पूरा वो मीडिया में भी आ गया कन्वर्सेशन, गिटारिस्ट ये बोल रहे हैं, ताज वाले ये बोल रहे हैं और नरीमन हाउस वाला ये बोल रहा है। ये हमने ऑपरेशन के 2 दिन के बाद सुना जब हम वापस आ गए। पर उस टाइम अगर आपको पता चलता तो कोई हेल्प होती? बहुत ज़्यादा हेल्प होती। अगर डायरेक्ट फीड हमको मिल गया होता, हाँ, कि ये पता लग गया होता कि भाई ये कन्वर्सेशन इस समय इतने बजे यहाँ से यहाँ, हमको क्या कन्वर्सेशन आया कि अभी हॉस्टेज जिंदा है, तो हम रुक गए। 27 को जब हम पहुँचे वहाँ पे दिन में, तो हमने ऑपरेशन उस रात को इसलिए नहीं करा शुरू कि हमको पता भी हॉस्टेज जिंदा है, तो अभी तैयारी करनी, अभी वो अभी उनके पास है। उसके बाद हमको दूसरी खबर ये आती है कि हॉस्टेज को मार दिया अंदर से फायरिंग हुई है। तो तब हमको इमीडिएट, क्योंकि हमको वो अपॉर्चुन मूवमेंट चाहिए होता है कि भाई यहाँ पे अभी नेगोशिएशन चल रहा है और मारने वाले हैं या नहीं मारने वाले, तो अब मार दिया है वाला आ गया। इस बीच में ये कहीं नहीं आया कि यू नो दे आर थिंकिंग ऑफ किलिंग दैम। अगर ये और इतने बजे तक उसने बोला कि मार देंगे, ये इन्फॉर्मेशन आती तो हम रात को 2 हॉस्टेज को शायद और बचा पाते, शायद बचा पाते। यू डोंट नो। सर आज कैसी सिचुएशन है देश में? अगर आज भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए, सो कितनी प्रिपरेशन है? स्टेट और सेंटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है? एनएसजी को क्या आज भी, ऑफ कोर्स आपको भी आज भी परमिशन मिलेगी तो ही आप जाएंगे? फिल्मों में सर क्या है ना, ऐसा दिखाया जाता है कि ऊपर से परमिशन नहीं आई फिर भी सोल्जर ना अपने से चला जाता है, और फिर बाद में जब उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ऊपर से लोग बोलते हैं चलो ठीक है तुमने खुद से डिसीजन ले लिया। रियल लाइफ में ऐसा होता है? एक रैम्बो जा सकता है, बट पूरी की पूरी CTTF1 को कैसे ले जाएगा 100 लोगों को? हॉलीवुड में बॉलीवुड में जा सकता है, साउथ में तो पक्का जा सकता है। एंड ही कैन किल थ्रू अ ब्लेड आल्सो, डिवाइड, यू फायर अ शॉट एंड fires a bullet blade and it divides into 2 and kills 2 people. 3 people सर। अच्छा, मैं बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि एक गन होती है, वो विलन के पास होती है। तो हीरो क्या करता है, हीरो एक ब्लेड लेता है और वो क्या कहते हैं गन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, गोली को बेसिकली। तो उसने गोली पे ब्लेड मारा और 2 गोलियां लगी, वो दोनों साइड में 2 लोगों को लगी और ब्लेड सामने वाले को लगी। ब्लेड वाला तो एंगल मैंने भी नहीं सोचा। सो एक ब्लेड से 3 शिकार है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी हम लोग सब स्ट्रक्चर के अंदर हैं जी, एंड वी आर नॉट यू नो फास्ट गन मुर्गन, वी आर since serious soldiers and this is our profession and very very professional. Till the time आपको एक go नहीं मिलेगा, there's no way I can go, if I want also. There are so many things I want to do but I will not do ना, till the time हम एक कोड, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बधे हुए। हाँ, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ and now I am the leader and now I have to plan the operation and conduct it, then I am free to do whatever. If I want to go alone, I will go. Sandeep Unne Krishnan decided I will go. It took that told कि मेरे पीछे मत आना. He had all the confidence and pretty guts to go and he went. So जा सकते हो आप, ऐसा बात नहीं।
लोग गए हैं, लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, बट उस जगह पे जाओगे जहाँ पे आपको ऑपरेशनल फ्रीडम है। बट आप मानेसर से अकेले तो फ्लाइट पकड़ के मुंबई नहीं जा मुंबई नहीं सकते। जाओगे। तो सर जब भी कोई आपका बड़ी आपका टीम मेंबर आपका साथी शहीद होता है तो इमिडिएटली आपको वो खबर आ जाती है? क्या वो सारे अलग अलग लोकेशंस पे भी लोगों को खबर जाती है कि वो शहीद हो गए? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो देने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, कि बट हाँ, पता तो लग ही जाता है सबको, कहीं ना कहीं से खबर पता लग ही जाती है। क्या रिएक्शन होता है एक सोल्जर का उनके साथी का जो अभी भी लड़ रहा है और एक साथी शहीद हो गया? आ, पता नहीं, आई डोंट नो अब बाकियों का क्या रिएक्शन होता है, बट एक प्रोफेशनल आर्मी और प्रोफेशनल सोल्जर का तो रिएक्शन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज वी आर रेडी फॉर इट। जब हम वहाँ गए हैं, वी नो, सी अनलाइक अदर प्रोफेशन, what is different between forces or even soldiers and other jobs, सभी देशभक्त हैं, सबके अंदर जज्बा है कुछ करने के लिए देश, बट हमको पता है कि यहाँ से गोली आएगी, फिर भी जब मैं बोलता हूँ कि चलो तो लोग मेरे पीछे चलते हैं। मैं आगे चलता हूँ या मेरे आगे मैं किसी को बोलता हूँ कि सो एंड सो यू विल गो, तो ही विल नॉट से लुक बैक है कि सब मैं नहीं जाऊँगा। तो वो अपनी नौकरी के लिए नहीं कर रहा, वो पैसों के लिए नहीं कर रहा, तनख्वाह के लिए नहीं कर रहा, वो क्या है जो उसको उस दरवाजे के अंदर धकेल रहा है गन लेके, नोइंग कि मैं जा सकता हूँ, मेरे पीछे वाला भी जा सकता है, और मैं एज ए लीडर जब उनको बोल रहा हूँ तुम जाओ, तो मैं उस प्लान के अंदर ये जानता हूँ कि हो सकता है, देयर आर 50-50 चांसेस। सो वो हमको डिफरेंट करता है। तो व्हेन वी नो कि यार ब्लड एंड डेथ and glory is part of our job, so you are mentally prepared for it, and death तो सबको आती है रौनक, तुमको भी आएगी एक दिन, मुझको भी आएगी, जो सुन रहे हैं उनको भी आएगी, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी आएगी, तो everybody will die. How you live your life and for what you die, that matters. Absolutely. सर अगर आज देश में फिर से ऐसा कोई हमला अगर हो जाता है तो कितना तैयार है ये देश, इसकी फोर्सेस, रिएक्शन टाइम को लेकर, सेंटर और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन को लेकर, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, मीडिया के कॉमन सेंस को लेकर, सिविलियंस के अवेयरनेस को लेकर, ओवरऑल चीज़ें कैसे देखते हैं आप? जी, मैं मीडिया में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ तो अवेयरनेस तो आ गई मीडिया में। सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन भी उसके बाद काफ़ी बात चली हमारा, जब यह है देखो हर एक चीज़ के जब आफ्टर उसके बाद उसका स्क्रूटनी होती है, हमारे ऑपरेशन की भी हुई और इसमें ये बात आई है, कई सारी कमियां आई होंगी, उन सबको डिस्कस हुआ है, और आई थिंक वी आर इन अ मच बेटर स्टेट टुडे हर तरीके से, NSG एवरीबडी। और क्या थ्रेट आए जीवन में आप कुछ को पता नहीं, उस समय क्या रिएक्शन होगा, मैं तो अब गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, NSG का अब हिस्सा नहीं हूँ, तो मेरा कमेंट करना भी इतना ज़्यादा इसमें मतलब ठीक उचित नहीं है जहाँ तक मेरा। ठीक है सर। एक बात ये भी कही जाती है कि इस हमले का पहले से इनपुट था, उस पर रिएक्शन नहीं आया, लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसमें एक बार पहले भी बोल चुका हूँ थोड़ी सी बात को, कि मेरा ये मानना है कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा आती है, इंटेलिजेंसीज हर दिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती है। कि आज भी जब हम बात कर रहे होंगे शाम की जो इंट रिपोर्ट आएगी हेडक्वार्टर्स में, उसमें आएगा कि भाई ये प्लान हो रहा है या वो प्लान हो रहा है या ये थ्रेट है, तो क्या होता है वो भेड़िया आया, वो भेड़िया जिस दिन आया उस दिन तो ध्यान नहीं गया उस पर। तो इंट के बारे में मेरा ये कहना है कि इट इज़ टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन नाउ डेज। ठीक है, वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ही आनी चाहिए। बट इंट वाला भी बेचारा क्या करे, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव एवरी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी देता रहेगा। तो ये इसमें एनालिसिस ऑफ इंटेलिजेंस इज शुड बी मोर अब मैं इसको कैसे बोलूँ, बट इंटेलिजेंस एनालिसिस को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए कि कौन सी एक्शनेबल है, कौन सी नहीं है, कितना है, क्या नहीं है, तो उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। आई होप देते होंगे शायद लोग। सर एक इंसान के तौर पर ऐसे ऑपरेशन को लीड करने के बाद, उस फील्ड पे होने के बाद, क्या लाइफ बदलती है, सोच बदलती है, या सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, आप अगले दिन भी सेम थे ऐसे ही? मैं तो सेम हूँ, मैं थोड़ा मैच्योर हो जाता आदमी जी, और कुछ नहीं, थोड़ा यू सी
ऑपरेशंस ये तो कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, काफ़ी लोग तो उससे भी बड़े बड़े ऑपरेशंस देखते हैं। थोड़ा मैच्योरिटी लेवल शायद बढ़ जाता है। ठीक है। शायद हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। कोई चीज़ तुमको शॉक नहीं करती, सरप्राइज नहीं होते आप। हाँ। सर, क्योंकि आपने मेंशन किया कि इससे बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ इतने कैमरे थे, वो ऐसी हाई प्रोफाइल जगहों पर वो हमले हुए थे और पूरी दुनिया की नज़र भी उस पे आ गई थी। कुछ ऐसी कम्युनिटी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, वहाँ फंसे हुए थे, फॉरेनर्स बहुत सारे थे, इसलिए पूरी दुनिया उसको देख रही थी। इसलिए इस ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा बात होती है। पर कई सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो उतने ही क्रिटिकल थे, जहाँ पर लोगों की जान, हर जान इम्पॉर्टेंट होती है, जा सकती थी या गई भी। वहाँ पे सोल्जर्स ने, फोर्सेस के लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा बहादुरी दिखाई। कुछ ऐसा बता सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी ऐसे ऑपरेशन के बारे में? देखो, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन हैं। आप व्यक्ति नाम तो क्या लें, लेकिन इंडियन आर्मी एज अ होल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इज़ फुल ऑफ हीरोज़। हम आज, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपने मेरे को बुलाया इस बात करने के लिए, वो इसीलिए बुलाया कि मुंबई में ऑपरेशन हुआ था, कैमरे के आगे हुआ था, दैट्स वाई जी। तो आई डोंट थिंक कि हमने कोई बड़ा काम करा, एक नॉर्मल अपना प्रोफेशनल काम करा जो कोई भी करता। बट द मीडिया विच आई वॉज ब्लेमिंग हैज़ मेड मी ऑल्सो इस लायक कि मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। बट जो कारगिल की हाइट्स में लड़े हैं, जो सियाचिन में लड़े हैं, जो आज वहाँ डिप्लॉयड हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में लड़े हैं, और इससे पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडियन सोल्जर्स बाहर जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे उनके कारनामे हैं। सारागढ़ी के 21-6 अपना जो लड़े, अमेजिंग स्टोरीज़ हैं, जहाँ लोगों ने बड़े ऑड्स में लड़ा। यहाँ तो हम बड़े कंफर्टेबल लड़े, बट लोगों ने बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपनी जान दी है, लड़ाई करी है। उनके आगे पीछे कोई नहीं था दिखाने वाला। शायद उनकी ग्लोरी को आर्मी भी रिकॉर्ड करने में कहीं कहीं भूल गई हो। तो देयर आर मैनी अनसंग हीरोज़ जो हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और आज भी तैयार हैं, आने वाली जनरेशन में भी आएंगे। तगड़ी है हमारी फौज। तो सर, जो 14 या 15 साल के बच्चे आपको देख रहे हैं, जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं उनसे ये कहूँगा कि नौकरी के लिए ज्वाइन मत करना। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे दिल में जज्बा है, तब करना। नहीं तो आप ये देखते रहोगे पे कितनी थी और पोस्टिंग कहाँ हुई, और ये तो इसमें, इस प्रोफेशन में वही आए जिसको इस चीज़ का शौक़ है, कुछ कर दिखाने का। वो शायद मौका मिले ना मिले, कई लोग बेचारे आते हैं, और बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, कई लोग आते हैं और फिर भी उनको ऑपरेशन का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन इट विल मेक योर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। यू विल आप इस दुनिया में सभी आते हैं, सभी जाते हैं, तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी के जाओगे। सर, इसके अलावा कोई और ऐसा ऑपरेशन या बैटल या कोई ऐसा जो आप, जिसमें आप इन्वॉल्व रहे, जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपको याद आता है कि ये? बहुत सारे रहे। मैं उड़ी में भी रहा, JNK में, लाइन ऑफ कंट्रोल में। वहाँ पे उस समय में हमारे पास काफ़ी स्नाइपिंग एंड ये प्लान हम करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो हमारे ख़िलाफ़ करते थे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वी हैड, अलग ही कहानी है, वो ऑपरेशन ही अलग है कि आप कई दिनों तक वेट करते हो टारगेट का, वो टारगेट को आप कंफर्टेबल बनाते हो कि वो आ सकता है यहाँ पे, ल्योर करते हो, उसके बाद उसको फिर किल करते हो। तो हंटिंग काइंड ऑफ थिंग रहता है, दोनों तरफ से रहता है। वो भी ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी रहा मैं त्रिपुरा में NLFT के अगेंस्ट, तो वहाँ भी 1-2 एक्सपीरियंस थे जिसमें काफ़ी रहा। सर, डिफरेंस क्या है एनएसजी कमांडोज में और बाकी फोर्सेस में, स्पेशल फोर्सेस के जवानों में, कमांडोज में? इसको अगर सरल भाषा में समझाएं सुनने और देखने वालों के लिए तो? देख, कॉमनलिटी तो एक चीज़ है कि सब फिजिकली सुपर फिट है। ठीक है। से कमांडो जो है बेसिकली ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ही विल बी अ गुड कुक, he will be good runner, he will be a good swimmer, he will be good driver, he will be a good fighter,
ही विल बी गुड इन स्ट्रीट फाइटिंग, ओके, तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सब में अच्छा होगा, हर चीज़ में अच्छा होगा। वो मेडिकल में भी बहुत अच्छा होगा, ही कैन गिव यू नो फर्स्ट एड एंड ऑल। तो वो हवाई जहाज में भी अच्छा होगा, हेलीकॉप्टर में भी अच्छा होगा, चलाएगा नहीं मतलब उसके संग कंफर्टेबल होगा। और सारे वेपन्स के संग कंफर्टेबल का, तो कमांडो एक होल पैकेज है। ये तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट उसके बाद सेकेंडरी जो चीज़ चाहिए होती है कमांडो में, वो होता है उसका जो मैं जज्बे और जुनून की बात करता हूँ। मेंटली ही विल बी शार्प, उसका आईक्यू हमेशा बेटर होगा कंपैरेटिवली अदर सोल्जर से। वो कमांडो है इसका मतलब नहीं है कि वो वैसे ही करके चलता रहेगा हर समय। तो ही विल बी वेरी शार्प, ही विल मर्ज विद द क्राउड वेरी इजीली। वो अभी आपको गांव वाला भी बन सकता है थोड़े ना, तो ही विल बी गुड एक्टर ऑल्सो। ये तो एक बेसिक ट्रेट्स हैं, जो उसका दिल और दिमाग अच्छा होगा, दिल में उसका डेथ को टेयर करने की हिम्मत होगी कि कुड चैलेंज द डेथ। बट देन इट कम्स टू स्पेशलाइजेशन, राइट? व्हाट पैरा एसएफ डज, उनका रोल डिफरेंट है। तो पैरा एसएफ में भी अलग अलग है कि ये वाली पैरा एसएफ इस काम के लिए स्पेसिफिक है, ये वाली उसमें नहीं जाएंगे हम ज़्यादा डिटेल, ये इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो वो ट्रेन करते हैं स्पेशलाइजेशन में। सो एनएसजी ट्रेन करती है होस्टेज रेस्क्यू एंड फाइटिंग इनसाइड अ रूम। ओके, टॉल बिल्डिंग में नीचे उतरना, हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग में घुसना, हाई राइज बिल्डिंग में 50 स्टोरी बिल्डिंग पे वॉक करते हुए दौड़ते हुए चढ़ना, ऊपर तक पहुंचना। और उसी तरीके से हमारी वेपनरी डिफरेंट होती है। वेपन वी यूज़ इज़ डिफरेंट, कि भाई आप छोटा हथियार यूज़ करते हो जो मैनूवर करने में इजी हो, उसकी वेलोसिटी हाई हो, मास लो वेलोसिटी हाई मास हो, मतलब बुलेट जो है वो भारी हो, ताकि अगर मैं यहाँ पे फायर करूँ तो इससे टकरा के होस्टेज को न लग जाए जी। सो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। पिस्टल में किस तरीके की बुलेट चलेगी, क्या चलेगी। अब पैरा एसएफ जो है वो इट इज़ अ डिफरेंट, किसी पैरा एसएफ का जंगल का काम होगा तो इट इज़ सुपर स्पेशलिस्ट इन जंगल वॉरफेयर। सम पैरा एसएफ विल बी सुपर स्पेशलिस्ट इन ग्लेशियर ऑपरेशन, लाइक मार्कोस आर सुपर स्पेशलिस्ट इन सी, गरुड़ इज सुपर स्पेशलिस्ट इन अक्रॉस गोइंग एंड इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रक्शन व्हाटएवर, उनका जो भी रोल है उसमें नहीं जाते। सो हर एक स्पेशल फोर्सेस का फिर अलग सा एक फ्लेयर हो जाता है। फिर सारे के सारे कहते हैं हम पन्ने कहाँ हैं, वो कहते हैं कि हम तगड़े हैं, बैटमैन इज बेटर देन सुपरमैन और ही मैन इज द बेटर। सो बाकी का ये है, बट प्रोफेशनली एंड जज्बा और जो थोड़ा सा हट के अलग बनाता है वो थोड़े से है, थोड़ा सा मेंटल फ्रेम अलग होता है। तो सर एनएसजी कमांडो बनना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, मतलब एक सोल्जर एनएसजी कमांडो कैसे बन सकता है? वॉलंटरी है पहले तो, आप यू हैव टू बी इन आर्मी। जो एनएसजी में दो तरीके के हैं, एक तो स्पेशल एक्शन ग्रुप है, एक स्पेशल रेंजर्स ग्रुप है। रेंजर्स ग्रुप्स आर पैरामिलिट्रीज, हमारे जो सीपीओज हैं बीएसएफ, आईटीबीपी एंड सीआरपीएफ एंड ऑल, तो वो भी हैं उसमें। तो वो लोग भी, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से, पहले तो वो ट्रेंड सोल्जर होना चाहिए आर्मी का, देन उसने फिर वॉलंटियर करना चाहिए। पोस्टिंग्स आती हैं कि भाई एनएसजी में इतनी स्पेस है, आप हु वांट्स टू गो, तो आई वांट टू गो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो फिर देन आप आते हो, फिर आपका एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है यहाँ पे जी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाके एक स्पेसिफिक कोर्स को क्लियर करना पड़ता है, टेस्ट को। वो टेस्ट आप क्लियर कर सकते हैं जो वो फिर आते हैं आर्मी इसमें, एनएसजी में, स्पेशल एक्शन ग्रुप। किस कंट्री की स्पेशल फोर्सेस आपको लगता है कि सबसे यूनिक है, अलग है या स्ट्रांग है, या कैसे देखते हैं आप? सभी स्ट्रांग हैं, जो भी कंट्री है। ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं मेरे से, कौन सबसे बढ़िया है। हाँ जी। तो एक्चुअली बढ़िया या कम तर आंकने का, कंपटीशन का तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है। जो हमारी पैरा एसएफ ने कमाल करा है वो अच्छे ने नहीं करा है। जो एसएएस ने करा है, मदर ऑफ ऑल स्पेशल फोर्सेस ब्रिटेन की, वहाँ से स्पेशल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट एक तरीके से शुरू हुआ है, आप ये कह सकते हो। तो वो दे आर वेरी वेरी गुड। हर एक का अपना एक स्टाइल है काम करने का,
रशियंस आर वेरी गुड, अमेरिकन्स ने तो अभी ओसामा को मारा है वहाँ जाके, तो एक हेलीकॉप्टर उनका जल भी गया देखो उसमें, फिर भी वो निकाल ले आए। तो इट इज़, एक तो क्या होता है कि जो कंट्री होती है वो कितनी केपेबल है स्पेशल ऑपरेशन को, स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल इक्विपमेंट देने में, कि भाई ये क्रिटिकल इक्विपमेंट है, तो एक छोटे से इक्विपमेंट से पूरा का पूरा ऑपरेशन चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप देखो ड्रोन से, राइट, AI एंड ड्रोन मिक्स करके कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग चेंज हो गया चेंज हो गया, करेक्ट। पूरा। यूक्रेन वॉर में देख लो, अभी इसराइल का देख लो आप, इसराइल की स्पेशल फोर्सेस बोलो, उन्होंने हर लीडरशिप को मार दिया। राइट, तो ये इसको कहना बड़ा मुश्किल है, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। बात यह है कि मोटिवेटेड कौन कितना। फोर्स तो वो है जिसके अंदर जो लीडरशिप उसको मोटिवेटेड रखे, सोल्जर को, जवान को, स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव को इतना ज़्यादा तगड़ा रखे कि वो अपनी पीक पे परफॉर्म करे। कब करेगा? जब ही इज़ मेंटली वेरी हैप्पी, ही इज़ फुल ऑफ जोश, एंड इक्विपमेंट, ही हैज़ गुड इक्विपमेंट, एंड एक उसका टास्क है जिसके लिए वो ही कैन गो टू एनी लेंथ। तो आई विल से ऑल आर गुड, बट दीज Russians first I will rate SAS, and then our PARASEF, I'll rate them second always, and then others. See, हाँ। सर, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी, लड़ाइयाँ तो रोज़ होती नहीं है, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है एक सोल्जर में कि वो डेली उसी जज्बे के साथ रहता है और एक दिन ऑपरेशन आता है और फिर उस दिन उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को एक टेस्टिंग का एक मौका भी मिलता है। See, ये जो टास्क है ना, ये ऑफिसर्स का है। ये ऑफिसर्स का, जो चाहे किसी भी लेवल में ऑफिसर्स जी। हों, ऊपर से नीचे, तो जो दो रिस्पॉन्सिबल हैं उस टास्क के लिए, कि एक टीम है, उस टीम को आपने बोला है कि भाई आपका ये काम है, आपकी टीम है, आपकी अपनी टीम है, उसमें प्रोफेशनल तो सब हैं, राइट, व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज द मोटिवेशन, राइट, कि आप उस टीम को लीड करके कितना मोटिवेटेड रखते हो। इफ़ एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड पीक ऑफ देयर परफॉर्मेंस, दे विल, एंड कॉम्प्लिसेंसी सेट्स इन की, और ठीक है यार, आ रहा चल रहा, कोई नहीं हुआ, 10 साल से कोई अटैक नहीं हुआ, ठीक है अभी छोड़ो इनको, क्या इक्विपमेंट क्यों मांग रहे हो यार, क्या चाहिए तुमको, तो ये कहीं तो अभी अटैक नहीं होता आजकल। क्या करोगे, नया वाला नाइट विजन आया है, तो बहुत थर्मल विजन आया है, तो एक वॉल थ्रू रडार सिस्टम क्या लेना है यार, कहाँ देख रहे हो। तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना, ये धीरे धीरे फोर्स को हल्का बना देती। आपको तो अपनी फोर्सेस को अगर तैयार रखना है, वो चाहे 10 या 20 साल तक भी ना आए, भगवान करे कभी मौका ना आए जी। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार भी टेररिस्ट अटैक ना हो, बिल्कुल, लेकिन जब हो तो वो फुली रेडी हो। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडरशिप, चाहे वो नेशनल लीडरशिप हो एंड ऑपरेशनल लीडरशिप हो नीचे, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी की इक्विपमेंट हमेशा अच्छा रहे, तैयार रहे, नया आता रहे, चेंजेस होते रहे। जी सर। सर, फैमिली से कितने बार बात होती थी ऑपरेशन के दौरान? क्या बात ही नहीं होती थी? ये उनको पता था कि आप गए हैं, आप हैं उस ऑपरेशन का हिस्सा, सो ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? जी, मेरी वाइफ को तो दूसरे दिन जब मैं बॉम्बे पहुंच गया, हवाई जहाज में था, तब पता लगा कि मैं चला गया हूँ, अच्छा, क्योंकि रात को मैं चला गया था। हाँ, मॉर्निंग शी गॉट अप, तो उसने सोचा कि मैं पीटी करने गया हूँ। अच्छा, तो बाद में, और टीवी तो मैंने हटा रखा था, तो तो उसको तो पता ही था। तो वो तो इंटरनेट में जब आई, और उन दोनों इंटरनेट भी वो होता ना, टू करके फिर किट 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 कनेक्ट होता था। तो देन शी केम टू नो, जब उसको यूनिट से इन्फॉर्मेशन आई कि साहब तो चले गए, तो उसके बाद उसका कॉल आया। तो मैंने कहा अभी ऑपरेशन में हूँ, आई एम बिजी। तो आफ्टर दैट तो शी विज, लेडीज़ का भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक यूनिट में ना, स्पेशली ऑफिसर्स की वाइफ्स जो होती हैं, उनके फिर उनको दे हैव टू पूरी यूनिट को साथ में गैदर रखना। सबके हस्बैंड गए हैं, उसी का हस्बैंड थोड़ी गया है। सही बात है। वो खुद ही रोने बैठ जाएगी, तो बाकी को कैसे संभालेगी कि हमारा हस्बैंड तो चला गया, अभी पता नहीं क्या होगा। एंड देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ कैजुअलिटीज़ विच विल कम। और ऐसे वाले ऑपरेशन में कश्मीर में कुछ हो जाए तो पता नहीं लगता, 1 दिन 2 दिन बाद पता लगता है, तो इंस्टेंट पता लग रहा है कि सो एंड सो इज़ नो मोर। तो वो चीज़ को हैंडल करना थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल होता है। राइट सर। बट यस, वो एक उनका भी एक सिस्टम है हमारी यूनिट में, फैमिली वेलफेयर्स का, लेडीज़ का आपस में गेट टुगेदर रखना अच्छे, तो एक फैमिली की तरह वो भी काम करते हैं।
पर ऑपरेशन चल रहा है उसके बीच फैमिली से बातचीत इतना कॉमन है या कैसा? नहीं, एक बार हुई तो उसके बाद जैसे उसको बता दिया वाइफ को भाई कि नाउ आई एम बिजी, तो शी अंडरस्टैंड्स व्हाई शी विल बॉदर हर हस्बैंड, एनी लेडी, चाहे जवान हो, चाहे अफसर हो, चाहे जेसीओज हों, कोई भी अपने हस्बैंड को क्यों कॉल करे, क्या कर लेगी कॉल करके बताओ? अच्छा तुम अभी बचाओ ठीक छुपे हुए हो, नहीं उसने वहाँ से गोली मारी या नहीं, ये थोड़ी बताओगे आप। वो भी शी विल ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब, नो बडी शुड डिस्टर्ब एक्चुअली। मोर डिस्टर्बेंस आपके फ़ोन कॉल में आते रहेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं बीच में 4 फ़ोन आते रहे, हम भी डिस्टर्ब ही होंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट अस, तो दे अंडरस्टैंड दैट। आपने एक बार बोल दिया ठीक हूँ, अभी कॉपरेशन करने बाद में बात कर, बस इतना ही होता है। बस इतना ही होता है। वो फिल्मों में होता है इसके बीच में गाना भी आ जाता है। तो सर अगर कोई सोल्जर ऐसे घिर गया है और उसको लग रहा है कि अब वो शहीद हो जाएगा या चला जाएगा दुनिया से, तो फोटो निकाल के देखता है, ये सारी चीज़ें कितनी रियल होती हैं सर? एक सब फेक होती है। वो फोटो निकाल के नहीं देखेगा, वो सोचेगा मरने से पहले 2 को तो मार के जाऊँ, टिल द टाइम दे गेट मी आई विल किल बड़ी मैक्सिमम ऑफ देम, दैट विल बी मच बेटर फोटो निकालना। इधर फोटो निकाल के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ऑपरेशन के दौरान टेररिस्ट से बातचीत भी होती है क्या? उसको उनको सरेंडर करने को कमांडोज बोलते हैं या उनका सिर्फ टारगेट रहता है कि इनको ठोकना है? सी डिपेंड करती है अलग अलग सिचुएशन। जैसे ताज में थोड़ा कन्वर्सेशन हुआ था, शायद वो लोग गाली वाली दे रहे थे, ऐसा कुछ था। वो लोग? हाँ, ओबराय में भी थोड़ा 1-2 वो हुआ कन्वर्सेशन, मैंने सुना कि हुआ। मेरा तो कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ। मेरा तो जैसे ही मेरे को पता लगा कि मेरे आई कुड बोथ द होस्टेजेस आर नो मोर, that after that my aim was to just finish them with minimum casualties and minimum damage to the public. So अलग अलग का है, कहीं पे शायद होता भी हो कन्वर्सेशन। कश्मीर में 1-2 वीडियो है शायद, उसमें ऑफिसर है स्पीकिंग टू अ टेररिस्ट, उससे बात कर रहा, तू आजा आजा, ये वो मौका तो देते हैं और जगह पे। हाँ देखो, उस टेररिस्ट को मौका दो जो अपना देश का है, हिंदुस्तानी है ना, उसको समझा सकते हो कि भाई तू गलत रास्ते पे चला गया, आजा। बिल्कुल बिल्कुल। जो पाकिस्तानी है उसको क्या समझाना, वो मरने ही आया है, मारने ही आया है। तो लाश भी नहीं ले जाते अपने आदमियों की। तो सर उस ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों, महीनों या सालों के बाद फिर क्या आप उस जगह पर गए? और जब आप वापस उस जगह पर जाते हैं किसी ऑपरेशन के बाद, तो हाउ डू यू सी दैट प्लेस? मतलब वो कैसा होता है दिमाग में, या नॉर्मल ही रहता सब? नहीं, कई सारी चीज़ें होती है आने के बाद। शुरू में तो खैर ठीक है, आप आ गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद आप रिविजिट करते हो उसको। अच्छा। ओबियसली, तो मैं तो खैर गया ही था कबाड़ हाउस, तो मैं अभी भी जाता हूँ, अभी बॉम्बे जाता हूँ तो आई बीन टू, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर गया था मैं। तो वो होता है ना कि यार इसको और बेहतर कैसे कर सकते थे। ओके। वो होता है, क्या होता है कि जैसे अब आप और मैं बात कर रहे हैं, ये कंटेंट जो भी बनेगा, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा यार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते तो और बेहतर होता। राइट। बिकॉज उस समय तो कहना बड़ा आसान होता है, बाद में कहना बड़ा आसान होता है। उस समय तो यू आर इन अ मोड डायनामिक, यू आर रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन, डूइंग व्हाट आई एम, यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन, आई एम रिप्लाइंग। फिर ना आप सोचते हो कि यार इसको ऐसा बोलते तो ऐसा कर सकते, या आप एडिटिंग में कर सकते हो, तो वहाँ पे तो एडिटिंग नहीं हो सकती। तो वहाँ पे आके सोचते हो कि यार ठीक है, तब क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, वहाँ सिर्फ शूटिंग होती है, एडिटिंग नहीं। हाँ। अच्छा, वहाँ पे अब बाद में तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, अच्छा यार ये भी दरवाज़ा था, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा ये वाला अगर रास्ता ले ले तो अच्छा होता। सो नोट्स बनते हैं ऑपरेशन के बाद भी? हाँ, वो तो होते ही हैं। एंड ऑपरेशन को हम सोचते हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, कमियों को देखते हैं, क्या हमारे पास नहीं था वो देखते हैं, बेहतर कैसे और आगने वाला ऑपरेशन बेहतर हो सकता है ये देखते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। सर नरीमन हाउस के ऑपरेशन में बंधकों को तो मारा गया, लेकिन 2 साल का मोशे और उनकी नैनी ने कैसे उस मोशे को बचाया और कैसे ओवरऑल हुआ, वो क्या इंसिडेंट था सर उस टाइम? शी वाज अ बेटर कमांडो एक्चुअली, ओके। बिकॉज शी न्यू द लेआउट। राइट। तो उसको पता था, एंड उसके अंदर वो था, जो मैं कहता हूँ ना कि तुम्हें अंदर दिल में वो है जज्बा अंदर जाने का, वो फनल में। तो शी वेंट इनटू दैट फनल, टुक आउट दैट बॉय, एंड ग्रेट जॉब शी हैज डन, ऑल कुडोज टू हर। सर एक अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि जो भी आतंकी बाहर से आता है उसको लोकल सपोर्ट मिलता है, और एक बहुत ही फेमस कहावत है कि किले का दरवाज़ा हमेशा अंदर से खुला है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल होता है? हाउ डू यू एनालाइज दैट, हाउ डू यू सी दैट? सी, लोकल सपोर्ट था या नहीं था,
ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है इस ऑपरेशन के बारे में। ठीक है। लोकल सपोर्ट ये था, देखो जब हेडली यहाँ आया उसने उस सब टारगेट्स की रेकी करी, उसका वीडियो बनाया, एक वॉक थ्रू बनाया, महीनों तक वो बॉम्बे में घूमता रहा, कभी आई थिंक कुछ फिल्म स्टार्स के संग भी घूम रहा था, ताज में भी रुका। तो ही मेड अ टारगेट, उस टारगेट्स की उसने पूरी वॉक थ्रू बनाई, उनके GPS कोऑर्डिनेट्स लिए, उनको लेके वो गया। उसके बाद उन्होंने पूरी तैयारी करी, तैयारी करने के बाद शायद उन्होंने ये ध्यान दिया होगा कि लोकल सपोर्ट को यूज़ ही मत करो, कि कहीं अगर तुम लोकल सपोर्ट को यूज़ करोगे तो इस ऑपरेशन को मतलब भाई हमको इंटेलिजेंस कहाँ से मिलेगी, राइट। कोई लोकल सपोर्ट को हम भी तो उसको रखते हैं, राइट। कि हमारी इंटेलिजेंसी भी रात दिन यही देख रही होती कि कौन कौन जो है सपोर्ट करें, कोई कम्युनिकेशन ना हो। तो उन्होंने प्री रैकी एक लोकल सपोर्ट हेडली था उनके पास, तो पूरी लोकली सारा काम करके जा चुका था, और उसकी उन्होंने शायद वहाँ टारगेट भी बनाया हो, मॉक ड्रिल भी क्या हो कि कितना चल के कहाँ से मुड़ोगे, कहाँ पहुँचोगे, कहाँ पे तुम्हारी लैंड करेगी। तो ऐसा वाला लोकल सपोर्ट नहीं हुआ होगा कि भाई उनको कोई वहाँ पे डिंगी में लेके आया, जट्टी से उनको पकड़ के लाया, फिर अपनी गाड़ी में लेके आया, दरवाजे तक छोड़ के आया, राइट। और बाद में उनसे टेलीफोन में कन्वर्सेशन कर रहा था। तो वो वाला तो मेरे को लगता नहीं है, अगर है तो मेरे को पता नहीं। सर, एक NSG कमांडो का क्या रिएक्शन होता है जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में होता है, पर्सनल स्पेस में होता है? क्योंकि जब वो ट्रेनिंग में होता है या प्रिपरेशन में होता है या फील्ड पे होता है तो एक अलग तरीके से होता है, लेकिन उसके अगल बगल, उसके घर में या उसके पड़ोस में, या जब वो मेट्रो में चल रहा होता है, ट्रेन में चल रहा होता है, फ्लाइट में चल रहा होता है, उसका रिएक्शन क्या एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है, या उस समय भी वो NSG कमांडो की तरह ही सोच रहा होता है? नहीं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको यू ऑब्जर्व मोर, राइट। खटका आपको लगता रहता है कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कोई ये सस्पेक्ट दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत तो लगता है। मतलब इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। भाई आप शुरू में जब आप इंसर्जेंसी एरिया से आते हो, थोड़े दिन तक आपको लगता है कि मेरे अगल बगल बाकी मेरे वो कहाँ है, हथियार कहाँ है, मेरा वेपन कहाँ है क्योंकि आप यूज्ड हो जाते हो उस चीज़ के। तो NSG कमांडो का ये रहता है कि किसी भी कमांडो का जो भी होगा, स्पेशल फोर्सेस वाला, अभी एक अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक अटैक हुआ था कुछ साल पहले होटल में, ठीक है। तो देयर इज SAS ऑपरेटिव ऑन, यू नो, ही वाज इन नियर बाय, तो ही पिक्ड अप, उसने अपना हथियार पकड़ा, पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाई और वो शुरू हो गया, एंड ही सेव्ड सो मेनी। राइट। तो वो तो रहेगा ही, वो तो शायद एक लाठी वाला भी NSG, अब कोई भी स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव बूढ़ा भी हो जाएगा, उसमें वो रहेगा कि उसके ट्रेनिंग का पार्ट रहा है, बट हाँ इतना ओवर कॉन्शियस भी नहीं होता है कि ठीक है। हाँ, बड़े बम पटाके ढाम ढूम से ज़्यादा वो ऐसा नहीं होता हमको, जी जी। अरे ये क्या हुआ, नहीं होता। जी जी। और आपने कहा क्योंकि कमांडो होता है वो हर फील्ड में हर चीज़ कर सकता है, वो अच्छा खाना बना सकता है, वो अच्छा वो फर्स्ट एड भी कर सकता है, मतलब वो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। इजियर। ये तो लेडीज से पूछना पड़ेगा ये तो लेडीज बताएंगी कई साइको भी होते हैं वो हर समय कमांडो ही रहते हैं। ब्रिलियंट सर, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताना, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें इसमें, और जिस वीरता से, जिस बहादुरी से हमारे कमांडोज ने उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया, उन सबको सलाम और शहीदों को नमन। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन।